Hello everyone, this is Salim Bazmi and welcome to Bazmi classes. Today we are going to start our new chapter that is Animal Kingdom. आइए एनिमल किंगडम के बारे में अगर हमें समझना है तो सबसे पहले हमें अगेन थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा कि हमने क्या किया था कि पूरे ऑर्गेनिज्म को, जैसे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर मैंने बताया था कि पूरे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जितने भी ऑल ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ जो होते हैं, उनको 5 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला जो होता है वो क्या हो जाता है, मोनेरा। दूसरा क्या हो जाता है, प्रोटिस्टा। तीसरा क्या हो जाता है, फंजाई। फिर क्या हो जाता है, प्लांटी। और फिर क्या हो जाता है, एनिमेलिया। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले एनिमल किंगडम को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि जो ऑर्गेनिज्म को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो हमने डिवाइड किया था उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक हो गया, पहला जो हो गया वो क्या हो गया, मोनेरा। दूसरा क्या हो गया, प्रोटिस्टा। तीसरा क्या हो गया, फंजाई। और चौथा क्या हो गया, प्लांटी। और पांचवा क्या हो गया, एनिमेलिया। ठीक है, इस तरीके से 5 किंगडम में हमने डिवाइड किया था। ठीक है, उसके बाद से मैं कहता हूं कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ये तीनों जो है हम किस में पढ़ चुके हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ रखा है। उसके बाद प्लांटी जो है ये अलग से एक चैप्टर आता है। ठीक है, उसके बाद एनिमल जो आता है ये एक अलग से चैप्टर आता है। क्लियर। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि जो एनिमेलिया या एनिमल जो होता है तो इसके लिए पूरा एक किंगडम जो है एक अलग से चैप्टर है। ठीक। अब उसके बाद अगर देखा जाए कि ये पूरे ऑर्गेनिज्म के जो नंबर हैं, यानी कि अब तक जो ऑर्गेनिज्म ढूंढे गए हैं, जितने डिस्कवर ऑर्गेनिज्म है, अगर उनके नंबर को देखा जाता है तो एनसीईआरटी कहती है अपने पहले चैप्टर के अंदर कि 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म इतने ढूंढे गए हैं। इतने नंबर में जरा समझना कि 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन उसमें से एनिमल जो हैं, बताओ इस पूरे ऑर्गेनिज्म का नंबर कितना हो गया। उसी में मोनेरा, इसी में प्रोटिस्टा, इसी में फंजाई, इसी में प्लांटी, इसी में एनिमेलिया। अगर इन सबके नंबर को देखा जाए तो 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन है, जिसमें से कहता है कि केवल एनिमेलिया जो है ये केवल अपना कैरी करता है 1.2 मिलियन इतने में से। यानी कि बाकी लोग क्या हो गए, बाकी लोग जितने बचते हैं 1.7 से या 1.8 ही से, तुम क्या कर दो, माइनस कर दो 1.2। 1.8 में से क्या कर दो, 1.2 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 0.6 मिलियन। यानी कि 0.6 मिलियन की अगर हम बात करते हैं तो इसी के अंदर मोनेरा है, इसी के अंदर प्रोटिस्टा है, इसी के अंदर फंजाई, इसी के अंदर प्लांटी है। यानी कि सबसे ज्यादा कोई ऑर्गेनिज्म पाया जाता है तो वो एनिमल पाए जाते हैं। और एनिमल में भी अगर सबसे ज्यादा कोई नंबर में लार्ज फाइलम अगर कोई होता है तो वो होता है आर्थ्रोपोडा होता है। क्लियर। अगर इतनी बातें हो गई हैं तो आगे समझना कि एनिमल को भी क्या कर देते हैं हम लोग, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग प्रोटोजोआ, एक को हम लोग बोलते हैं मेटाजोआ। क्या हो गया, एक एनिमल को अभी हम क्या कर देते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक को मैंने क्या बोला, प्रोटोजोआ। एक को मैंने क्या बोला, मेटाजोआ। प्रोटोजोआ जो होता है ये एक्चुअली यूनिसेलुलर होता है। क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। और मेटाजोआ जो होता है ये एक्चुअली मल्टी सेलुलर होता है। क्लियर। आगे देखना कि जो प्रोटोजोआ है जो ये यूनिसेलुलर होता है, इसके अंदर ये देखो, प्रोटोजोआ को हम लोग प्रिमिटिव एनिमल के नाम से भी जानते हैं। यानी कि इसके अंदर जितने भी एनिमल हैं वो सब के सब प्रिमिटिव हैं, पुराने वाले एनिमल हैं। उसके बाद अगर इसके एग्जाम्पल को देखा जाए तो अमीबा हो गया और पैरामीशियम हो गया। क्या हो गया, अमीबा और पैरामीशियम। ये हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने कवर किया था प्रोटोजोआ। ठीक है, जो कि एनिमल लाइक बिहेव करते थे। अब ये यूनिसेलुलर एनिमल ये कहाँ पे उठा कर रख दिया गया है, प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया गया है, जो कि तुम्हें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखने को मिलेगा। ये कहाँ पे उठा करके रख दिया गया है, प्रोटिस्टा के अंदर उठा करके रख दिया गया है प्रोटोजोआ को। क्यों प्रोटिस्टा के अंदर उठा करके रख दिया गया है, क्योंकि ये एनिमल के अंदर यूनिसेलुलर एनिमल हुआ करते थे, तो जितने भी यूनिसेलुलर को उठा करके रखने वाले जो थे वो हैकलबाई सब थे, उन्होंने क्या कर दिया, प्रोटिस्टा के अंदर सबको उठा के रख दिया था। उसके बाद बात करते हैं मेटाजोआ। किसकी बात करते हैं, मेटाजोआ।
अब एनिमल में जो मेटाजोआ जो है ये मल्टी सेलुलर वाले एनिमल हो गए। अब मेटाजोआ की अगर हम बात करें तो मेटाजोआ अगेन दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक को हम बोलते हैं पैराजोआ, एक को हम बोलते हैं इमेटाजोआ। एक को हम क्या बोलेंगे, पैराजोआ, और एक को हम क्या बोलेंगे, इमेटाजोआ। समझना पैराजोआ क्या होता है। देखो अगर हम बात करें एनिमल किंगडम के अंदर तो शुरू से अगर तुम देखोगे तो सबसे पहले तुम्हें क्या मिलेगा, पॉरीफेरा, फिर क्या मिलेगा, सीलेंट्रेटा, फिर क्या मिलेगा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथीज, एस्केल्मिंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। इतनी बातें अगर समझ में आई तो बताओ। तो सबसे पहले अगर देखोगे जो पहला फाइलम है जो कि पॉरीफेरा जो होता है, तो पॉरीफेरा को हम पैराजोआ के अंदर रखते हैं। ऐसा क्यों कि पॉरीफेरा को हम लोग पैराजोआ के अंदर रखते हैं, ऐसा क्या रीजन है समझना। पॉरीफेरा को हम लोग पैराजोआ के अंदर इसलिए रखते हैं क्योंकि पॉरीफेरा जो होता है, पॉरीफेरा जो होता है ये ग्रुप ऑफ सेल जरूर होते हैं, इस तरीके से ग्रुप ऑफ सेल होते हैं। ऐसे सेल, कई सारे सेल इकट्ठा होकर के एक ग्रुप तो बनाते हैं, लेकिन ये टिश्यू नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, टिश्यू नहीं होते हैं। बात थोड़ा ध्यान में रखना, आगे ये चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी कि क्यों मैंने ये बोला कि ये ग्रुप ऑफ सेल तो होते हैं लेकिन ये टिश्यू नहीं होते हैं। तो टिश्यू होने के, अब तुम सोचोगे कि सर आप तो, हम लोग तो हमेशा से यही पढ़ते आए कि जो ग्रुप ऑफ सेल होते हैं वही टिश्यू होते हैं, लेकिन आप यहाँ पे कह रहे हो कि ग्रुप ऑफ सेल है लेकिन टिश्यू नहीं है। ऐसा क्या रीजन है। देखो टिश्यू होने के लिए तुम्हारी कुछ क्राइटेरिया होनी चाहिए। टिश्यू का मतलब है कि अगर तुम टिश्यू के डेफिनेशन को देखोगे तो टिश्यू कहता है कि सबसे पहले तुम्हारा कॉमन ओरिजिन होना चाहिए, कॉमन ओरिजिन होना चाहिए, और अगर कॉमन ओरिजिन है तो साथ साथ में उनका कॉमन फंक्शन होना चाहिए। सबका क्या होना चाहिए, सारे सेल का मिला करके एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, और अगर कॉमन फंक्शन वो परफॉर्म करेंगे, ठीक है, कॉमन ओरिजिन होगा, कॉमन फंक्शन होगा, और साथ साथ में वो कोऑर्डिनेट होंगे। क्या होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे, एक साथ मिल करके वो काम करेंगे। ठीक है, तो टिश्यू की डेफिनेशन ये होती है कि उनका क्या होना चाहिए, टिश्यू की डेफिनेशन ये होती है कि उनका क्या होना चाहिए, कॉमन ओरिजिन होना चाहिए, साथ साथ में कॉमन फंक्शन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए कि वो आपस में सब एक साथ मिलकर के काम करें, कोऑर्डिनेट हो, तो उसको हम टिश्यू बोलेंगे। लेकिन जो ये ग्रुप ऑफ सेल होते हैं ना, ये ग्रुप में जरूर होते हैं सेल, लेकिन ये ग्रुप में होने के बावजूद भी इनका ना ही ओरिजिन कॉमन होता है, ना ही ये कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और ना ही ये कोऑर्डिनेट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ना ही इनके अंदर कोई कोऑर्डिनेशन पाई जाती है। तो समझना, इसका मतलब है कि ये हर एक सेल अपना अलग अलग काम करते हैं, ये हर एक सेल अपना अलग अलग काम करते हैं। ग्रुप ऑफ सेल अगर हैं तो टिश्यू होने के लिए सारे सेल मिल करके एक काम करना चाहिए, लेकिन ये सारे सेल अलग अलग अपना फंक्शन कर रहे हैं, तो कैसे टिश्यू हुआ, नहीं हुआ। तो ये केवल ग्रुप ऑफ सेल तो हुआ लेकिन टिश्यू नहीं हुआ, और जब टिश्यू नहीं हुआ तो इसीलिए इनको पैराजोआ के अंदर रखा गया। अब समझना यहाँ पे इमेटाजोआ के अंदर, इमेटाजोआ के अंदर क्या होता है कि पॉरीफेरा के बाद से जितने भी तुम्हारे फाइलम आते हैं, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथीज, एस्केल्मिंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, यहां से लेकर के यहां तक सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथीज, एस्केल्मिंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, यहां से लेकर के यहां तक जितने भी फाइलम है वो इमेटाजोआ के अंदर रखे गए हैं। क्यों रखे गए, कह रहा है कि ये ग्रुप ऑफ टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू जो, देखो एक तो टिश्यू लेवल के ऑर्गेनाइजेशन, इनके अंदर ग्रुप ऑफ टिश्यू होता है, साथ साथ में ग्रुप ऑफ सेल मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, तो ये टिश्यू हो गया। और क्या हो गए, ये तुम्हारे इसके अंदर ऑर्गन पाए जाते हैं, और साथ साथ में ऑर्गन सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें होने के बावजूद वो एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म कर पाते हैं, सारी चीजों को कर पाते हैं। दैट्स व्हाई इनको क्या कर दिया गया, इमेटाजोआ के अंदर रखा गया। क्लियर, फिर से समझना कि एनिमल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक प्रोटोजोआ, एक मेटाजोआ। प्रोटोजोआ तो हटा दो, इसको हम लोग किस में रख चुके थे, प्रोटिस्टा के अंदर रख चुके थे, जिसका एग्जांपल हो जाता है क्या, अमीबा और पैरामीशियम, इसको तो भूल ही जाओ। उसके बाद मेटाजोआ की अगर हम बात करें तो एनिमल
जो है ये मेटाजोआ भी कहलाता है। क्यों मेटाजोआ? क्योंकि इनके अंदर पैराजोआ और ई मेटाजोआ दो पार्ट अगेन डिवाइड हो जाता है। बोलो, जितने भी मेटाजोआ का मतलब है कि जितने भी मल्टी सेलुलर वाले होंगे वो मेटाजोआ के अंडर में आएंगे, और मेटाजोआ जो है वो पैराजोआ और ई मेटाजोआ में डिवाइड होंगे। पैराजोआ में पॉरीफेरा आएगा, ई मेटाजोआ के अंदर सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटी एलिमेंटी से लेकर के कॉर्डेटा तक आएगा। क्लियर? अगर इतनी बातें क्लियर हो गई हैं तो आगे अब हम ये समझेंगे कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो हमें समझना है क्या चीज? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें कि एनिमल किंगडम को कौन सी ऐसी बेसिस है कि एनिमल किंगडम को हम अलग अलग 11 फाइलम में डिवाइड कर देते हैं, ऐसा क्या रीजन है? ठीक है, तो अगर हम सबसे पहली बात देखें तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसे बेसिस मिलती है जो कि इसी बेसिस को उठा करके हम क्या करते हैं, एनिमल किंगडम को उठा करके डिवाइड कर देते हैं। थोड़ा यहाँ पे लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या बेसिस है सर, क्यों बेसिस पे हम लोग क्या मतलब डिवाइड करते हैं, ऐसा कभी कुछ नहीं समझ में आता है। देखो, अगर मैं कहूँ कि अपने अलमीरा के अंदर एक कॉलम बना लो और उस कॉलम में क्या करो कि तुम्हारे जो हैं जो व्हाइट कलर के कपड़े हैं उनको क्या कर दो, एक कॉलम में रख दो। ठीक, ब्लैक वाले कपड़े जो हैं एक कॉलम में रख दो, और कलरफुल वाले कपड़े जो हैं वो एक कॉलम में रख दो। इस तरीके से अगर तुमने अपने कपड़ों को डिवाइड कर दिया, क्लासिफाई कर दिया, व्हाइट वाले अलग, ब्लैक वाले अलग और इसी तरीके से कलरफुल वाले अलग, तो बताओ तुमने क्लासिफाई किस बेसिस पे किया? रंगों के आधार पे किया, कलर के आधार पे किया, ऑन द बेसिस ऑफ कलर। तुमने कलर को देखते हुए क्या किया, कपड़ों को अलग अलग डिवाइड कर दिया 3 पार्ट में। इसी तरीके से एनिमल के अंदर बेसिस बनता है, और वो बेसिस यहाँ पे 6 बेसिस, 3 और 3 6 बेसिस तुमको यहाँ पे देखने को मिल रही है कि इन्हीं 6 बेसिस पे हम क्या करेंगे, एनिमल को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, समझना बड़ा आसान है, लेकिन उससे पहले आई request to all of you that please subscribe my channel and share also, because it is now necessary, it has been necessary। क्योंकि देखो, जब तक तुम लोग सब्सक्राइब और क्या नाम है कि शेयर नहीं करोगे, जब तक 1000 फॉलोअर नहीं होंगे, तब तक मैं लाइव आकर के क्लास नहीं ले सकता। सो आई वांट टू बिकम अ लाइव, आई वांट टू टीच लाइव। मैं लाइव आकर के पढ़ाना चाहता हूँ और लाइव आकर के क्लास लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने क्लासमेट को, अपने लोगों को, ताकि कम से कम एटलीस्ट 1K प्लस अगर सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो आई कैन बिकम अ लाइव। ओके, थैंक यू अगर इतना कर देते हो तो। उसके बाद अगर बात करें कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, जर्म लेयर, सीलोम, सेगमेंटेशन और नोटोकॉर्ड, कितने बेसिस बन जाते हैं समझना। पहला क्या कह रहा है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अगर हम एनिमल को डिवाइड करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम एनिमल में देखते हैं कि कौन सा एनिमल जो है वो सेलुलर लेवल पे है, यानी कि उसमें जो है ग्रुप ऑफ सेल है, और ऐसे एनिमल को हम छांटते हैं जो टिश्यू लेवल पे है, फिर ऐसे एनिमल को छांटते हैं जिसमें केवल ऑर्गन है, और फिर ऐसे एनिमल को छांटते हैं जिसमें ऑर्गन सिस्टम है। ठीक है, तो ऐसे हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। फिर इसी तरीके से सिमेट्री आती है। सिमेट्री का मतलब यह है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे हम देखो, हर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी का एक अरेंजमेंट होता है। क्या होता है? अरेंजमेंट होता है। अब वो अरेंजमेंट जो है क्या होता है कि अरेंजमेंट जो है, जैसे कि मैं अपनी बॉडी की बात करूं तो मेरी बॉडी जो है बाइलेटरल अरेंजमेंट है। क्यों बाइलेटरल अरेंजमेंट है? क्योंकि अगर मेरी बॉडी को देखोगे तो एक हाथ इधर है, एक हाथ इधर है, यानी कि राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। और अगर मेरे देखे जाए तो एक ईयर इधर है, एक ईयर इधर है। ठीक है, नोज को भी अगर देखा जाए तो एक नॉस्ट्रिल इधर, एक नॉस्ट्रिल इधर। दांतों को भी देखा जाए तो 16 दांत इधर हो जाएंगे, 16 दांत इधर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं एक चाकू लेकर के ऐसे काट दूं यहां से यहां तक, तो ये पूरी आधी बॉडी इधर, आधी बॉडी इधर में डिवाइड हो जाएगी। तो ये क्या होगी कि मेरी जो बॉडी है उसका एक अरेंजमेंट है। कैसा अरेंजमेंट है? बाइलेटरल अरेंजमेंट है। तो इसी अरेंजमेंट को ही हम क्या बोलते हैं कि देखो, हर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी का कुछ ना कुछ अरेंजमेंट होता है, उसी को हम क्या बोलेंगे? सिमेट्री बोलेंगे। तो अब ये अलग अलग सिमेट्री पे डिवीजन होगा। फिर जर्म लेयर होता है। जर्म लेयर का मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, इसको डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। सिमेट्री हो गया, जर्म लेयर हो गया, सीलोम हो गया, सेगमेंटेशन हो गया, नोटोकॉर्ड हो गया। ये 6 बेसिस अपने दिमाग में रखो कि इन्हीं 6 बेसिस पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एनिमल किंगडम को हम डिवाइड करते हैं। तो समझना कि अब इसी पूरे लेक्चर में हम केवल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात तो करेंगे, लेकिन उसमें से हम सबसे पहले
पहला बेसिस उठाते हैं। पहला बेसिस हमारा क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं सबसे पहले क्या उठाऊंगा? मैं सबसे पहले इसकी बात करूंगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करूंगा, फिर उसके बाद मैं सिमेट्री की बात करूंगा, फिर उसके बाद मैं जर्म लेयर की बात करूंगा, फिर उसके बाद मैं सीलोम की बात करूंगा, फिर मैं सेगमेंटेशन की बात करूंगा, इसके बाद मैं नोटोकॉर्ड की बात करूंगा। और यहां से यहां तक जाते जाते हमारा क्या होगा कि ये लेक्चर जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले आइए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि कौन से एनिमल के अंदर क्या ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। तो एक ऐसे भी एनिमल पाए जाते हैं जो जिसमें सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। कैसा? सेलुलर लेवल का। फिर उसके बाद टिश्यू लेवल का भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गन लेवल का भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का भी ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो आइए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी हम पहला उठाते हैं क्या? सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। नोट्स बनाते जाना, ठीक है। इसमें हम क्या बनाते हैं? सबसे पहले सेलुलर लेवल। तो सेलुलर लेवल को हम पहले उठाते हैं। तो सेलुलर लेवल को उठाते हैं तो हम इसमें बात करेंगे कि भाई सेलुलर लेवल में कौन आते हैं और ये क्या होता है। तो सेलुलर लेवल में क्या कहता है कि सेल्स आर अरेंज्ड एज अ लूज सेल। कह रहा है कि सेल जो होंगे इसमें इस तरीके से ग्रुप ऑफ सेल अरेंज होंगे। किस तरीके से सेल जो होंगे वो अरेंज तो होंगे, लेकिन इनके अंदर बहुत ही कंपैक्ट अरेंजमेंट नहीं होगा, बहुत ही क्लोजली अरेंजमेंट नहीं होगा, ये लूज अरेंजमेंट होंगे। और जब लूज अरेंजमेंट होंगे तो इनका जो है कि कोऑर्डिनेशन में फंक्शन नहीं होगा, सिमिलर फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे, एक साथ मिलकर के अलग अलग अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। इसका एग्जांपल हो जाता है पॉरीफेरा, और पॉरीफेरा का ही दूसरा नाम होता है स्पॉन्जेस। चाहे तुम स्पॉन्जेस बोलो, चाहे तुम पॉरीफेरा बोलो। क्लियर? नाउ उसके बाद आता है क्या? टिश्यू लेवल। तो टिश्यू लेवल की अगर हम बात करते हैं तो कहता है कि अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स। अब टिश्यू लेवल में क्या होगा कि यही सेल जो होंगे इनका अरेंजमेंट एक साथ और भी क्लोज आ जाएंगे, ये बड़े नजदीक नजदीक आ जाएंगे, ठीक है। इनका अरेंजमेंट जो है सेल का बहुत ही क्लोज अरेंजमेंट होगा, कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बहुत ही कंपैक्टली अरेंजमेंट हो जाएंगे। और क्या कहता है कि सच सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। और ये ग्रुप ऑफ सेल जो होगा बहुत ही क्लोज होने के बाद इनका जो फंक्शन होगा एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे, एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करेंगे और कोऑर्डिनेट होकर के फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। यही तो डेफिनेशन है टिश्यू की। टिश्यू की डेफिनेशन ये कहता है कि ग्रुप ऑफ सेल जो होंगे वो क्या होंगे? कॉमन ओरिजिन से होंगे, कॉमन फंक्शन परफॉर्म करेंगे और कॉमन या सिमिलर फंक्शन परफॉर्म जो करेंगे वो एक कोऑर्डिनेशन में करेंगे। तो इसीलिए कह रहा है कि अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स। सेल के अरेंजमेंट ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी और ऐसे सेल जो है वो परफॉर्म करेंगे सिमिलर फंक्शन। तो बताओ वो टिश्यू लेवल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? सीलेंट्रेटा और टिनोफोरा। क्या हो जाएगा? सीलेंट्रेटा और टिनोफोरा। उसके बाद बात करते हैं ऑर्गन लेवल की। किसकी बात करेंगे? ऑर्गन लेवल की। ऑर्गन लेवल में क्या होता है कि ऑर्गन इज ए स्ट्रक्चर। ऑर्गन जैसे कि तुम्हारे स्टमक एक ऑर्गन हो गए, ठीक है। इसी तरीके से तुम्हारी बॉडी का कोई एक ऑर्गन उठा लो तो सिर्फ वो एक ऐसा ऑर्गन टाइप में वो एनिमल होगा। और ऑर्गन टाइप कह रहा है कि ऑर्गन इज ए स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ ए टिश्यू। ये टिश्यू का मिल करके ऑर्गन बनाएगा, ठीक है। और टिश्यू को मिला करके ऑर्गन बनाएगा। तो एग्जांपल कह रहा है कि प्लेटीहेल्मिन्थेस है। तो कह रहा है कि प्लेटीहेल्मिन्थेस जो होते हैं, ये प्लेटीहेल्मिन्थेस जो होते हैं ये ऑर्गन लेवल पे होते हैं या कभी कभी ऑर्गन लेवल पे होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल की। किसकी बात करेंगे? ऑर्गन सिस्टम लेवल की। तो जब हम ऑर्गन सिस्टम लेवल की बात करते हैं तो बताओ, कहता है कि मेनी ऑर्गन टुगेदर परफॉर्म कॉमन फंक्शन। कह रहा है कि बहुत सारे ऑर्गन मिल करके कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैंने लिया है डाइजेस्टिव सिस्टम। तुम अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में देखोगे तो तुम्हारे माउथ से ये डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू हो जाता है। तो माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब मिला करके हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। तो एक बात बताना, इसमें कितने ऑर्गन हो गए? एसोफेगस हो गया तुम्हारा, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, ये सब ऑर्गन मिल करके ऑर्गन सिस्टम बना दिए हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया। और यही डाइजेस्टिव सिस्टम मिल करके अब क्या करेगा? एक फंक्शन को परफॉर्म करेगा। तो कहता है कि ऑर्गन सिस्टम यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जब आ गए जिसमें सिस्टम पाया जाने लगा, डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाने लगा। देखो हम कैसे
अगर मैं बात करूं कि हम ह्यूमन बीइंग कैसे एनिमल हैं, तो हम ह्यूमन बीइंग एक ऑर्गन सिस्टम लेवल के ऑर्गेनिज्म है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ऐसे सिस्टम पाए जाने लगते हैं। और जब ऐसे सिस्टम पाए जाने लगे किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो बताओ वो ऑर्गन सिस्टम लेवल में आएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें कि इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे। क्या केवल ह्यूमन बीइंग होगा? क्या केवल कॉर्डेटा होगा? नहीं, ये कहां से लेकर के शुरू हो जाता है? एस्केलमेंथीज से लेकर के शुरू हो जाता है। एस्केलमेंथीज, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, इतने तुम्हारे एग्जाम्पल हो जाते हैं किसके? ऑर्गन सिस्टम लेवल के। तो बताओ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या सीखा कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो एनिमल का होता है, एनिमल जो होते हैं वो सेलुलर लेवल के भी पाए जाएंगे, एग्जांपल पॉरीफेरा, टिश्यू लेवल के भी पाए जाएंगे, एग्जांपल सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, ऑर्गन लेवल के भी पाए जाएंगे, एग्जांपल प्लेटीहेलमिंथेस, ऑर्गन सिस्टम लेवल के भी पाए जाएंगे, एग्जांपल तुम्हारे एस्केलमेंथेस से शुरू हो जाएगा कॉर्डेटा तक। क्लियर? अगर इतनी बातें समझ में आई तो इसका मतलब है कि हमारा पहला पॉइंट हुआ कंप्लीट। अब दूसरा हम चलते हैं किस पे? सिमेट्री पे। किस पे चलते हैं? सिमेट्री पे। तो आइए सिमेट्री को समझते हैं। लेकिन सिमेट्री को समझने से पहले मैं थोड़ी सी एक और छोटी सी बात बता दूं जो एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है। एनसीईआरटी के अंदर ये बात लिखी हुई है कि जो तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो एक इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और एक डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इसका क्या मतलब है, इसको जरा समझना। देखो एनसीईआरटी के अंदर जो छोटी सी बात लिखी हुई है, एनसीईआरटी पढ़ना तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं क्या बता रहा हूं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, कहता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम, दो तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलते हैं इस एनिमल किंगडम के अंदर। ठीक है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम जो होगा वो क्या होगा? तुम्हारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, और एक डाइजेस्टिव सिस्टम जो होगा वो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। क्या मतलब है इसका? देखो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब कि जब किसी ऑर्गेनिज्म के पास, ठीक है, हैज टू ओपनिंग। अब दो ओपनिंग कैसी? एक तो तुम्हारा माउथ होना चाहिए और दूसरा तुम्हारा क्या होना चाहिए? एनस होना चाहिए। अगर ये दोनों ओपनिंग होती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास, तो उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाएगा। क्लियर? अब कह रहा है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म हैज ओनली सिंगल ओपनिंग, ठीक है। अब सिंगल ओपनिंग में उसका जो सिंगल ओपनिंग होगा वही तुम्हारा क्या करेगा? माउथ की तरह काम करेगा, वही तुम्हारा एनस की तरह भी काम करेगा, यानी कि उसी से क्या करेगा? इंजेक्शन करेगा, और उसी से इजेक्शन करेगा। दोनों काम एक ही ओपनिंग से होगा। अगर हम ह्यूमन बीइंग के अंदर एग्जांपल लें तो हमारे पास माउथ भी होता है, हमारे पास एनस भी होता है, हमारे पास दो ओपनिंग हो गई। हम भाई खाते हैं, इंजेक्शन माउथ से करते हैं, इंजेक्शन हम एनस से करते हैं, तो हमारे पास दो ओपनिंग हो गई। यानी कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा हो गया? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। इसी तरीके से कहता है कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कह रहा है कि हैज ओनली वन ओपनिंग या सिंगल ओपनिंग, और एक ही ओपनिंग होती है, और उसी ओपनिंग से वो खाएगा, उसी ओपनिंग से वो क्या करेगा? इंजेक्शन करेगा, और उसी ओपनिंग से वो क्या करेगा? इजेक्शन करेगा। दोनों काम उसी से करेगा। इसका मतलब ये है कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे जो इनके अंदर ये दोनों होगा? इसका एग्जाम्पल हो जाता है प्लैटीहेलमिंथेस। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? प्लैटीहेलमिंथेस। क्लियर? ये तुम्हारे एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ था। एक और छोटी सी चीज लिखी हुई है एनसीईआरटी के अंदर, क्या चीज? सर्कुलेटरी सिस्टम। वो लिखा हुआ है क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में समझना, सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ओपन टाइप। क्या होता है? ओपन टाइप। और एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है क्लोज टाइप। एक होता है ओपन टाइप और एक होता है क्लोज टाइप। ओपन टाइप में क्या होता है कि ब्लड जो होते हैं इज पंप्ड
ब्लड इज पम्प्ड, ब्लड जो है वो पंप तो होते हैं कहां से, आउट ऑफ द हार्ट, आउट ऑफ द हार्ट, ठीक है। हार्ट से ब्लड जो है वो पंप होंगे, और पंप होंगे तो एंड कहता है कि एंड द सेल्स पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स, और जो तुम्हारे सेल्स होंगे एंड टिश्यू जो होंगे आर बाथ्ड, क्या होंगे, बाथ्ड इन इट, ठीक। अभी समझाते हैं। दूसरा क्या हो गया कि ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज, ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज, ठीक है। अब थ्रू अ सीरीज का मतलब क्या हो गया, सीरीज ऑफ वेसल। अब वेसल तुम्हें पता है कि तीन तरीके के होते हैं, एक आर्टरी, एक तुम्हारे वेन, और तीसरा तुम्हारा हो गया कैपिलरी। ये तीन चीजें क्लियर, कैपिलरी, ठीक। देखो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या कहता है कि एक तुम्हारा ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, एक तुम्हारा क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। कह रहा है कि जब तुम्हारे ब्लड जो है वो हार्ट से पंप होंगे, तो जब पंप होंगे तो वो किसी पाइप में नहीं जाएंगे, पाइप में नहीं जाएंगे तो बताओ वो तुम्हारे पूरे ऑर्गन पे जाकर के ऐसे ब्लड गिरेगा, चाहे तुम्हारा टिश्यू हो, चाहे तुम्हारा सेल हो, किसी पे जाकर के वो तुम्हारा ब्लड उसके ऊपर डायरेक्ट गिरेगा। तो कहता है कि ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट, हार्ट से ब्लड जो है वो पंप्ड होगा, और कह रहा है कि सेल या टिश्यू जो होंगे उसमें वो पूरे ब्लड से क्या करेंगे, बाथ होंगे, यानी कि नहाएंगे, एक तरीके से कह लो कि यानी कि उसके ऊपर गिरेंगे। क्लोज टाइप के अंदर की अगर हम बात करें तो ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू ए सीरीज ऑफ वेसल। अब देखो पूरी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि वेसल की पूरी एक सीरीज होती है, ठीक है। इसी में हमारा क्या होता है, हार्ट से तुम्हारी आर्टरी होती है, आर्टरी देखो हार्ट से जब ब्लड दूर की तरफ आगे की तरफ लेके जाता है तो वो आर्टरी लेकर के जाता है, वापस आता है तो वेन लेकर के आता है, और टिश्यू के अंदर लेकर के जाता है, सेल के यहाँ तक पहुंचाता है तो वो कौन पहुंचाता है, कैपिलरी पहुंचाता है। यानी आर्टरी और वेन को ज्वाइन कराता है तो कौन कराता है, कैपिलरी कराता है। तो इस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर या और सारे बॉडी के अंदर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, आर्टरी पाई जाती है, वेन पाई जाती है, कैपिलरी पाई जाती है, सीरीज ऑफ वेसल पाए जाते हैं। तो जब इनके थ्रू जो है वो ब्लड जो है वो पास करता है तो उसको हम कहते हैं क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम थोड़ा आगे बढ़े तो बात हम करेंगे किसकी, सिमेट्री की। तो अब हम बात करते हैं किसकी, सिमेट्री की बात करते हैं। तो जब हम सिमेट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें सिमेट्री समझना पड़ेगा कि सिमेट्री होता क्या है। एक्चुअली जो सिमेट्री होता है ये हमारी बॉडी के अरेंजमेंट, जो हमारी बॉडी के अंदर जो पार्ट्स होते हैं उसके अरेंजमेंट को हम लोग सिमेट्री बोलते हैं। यानी कि द अरेंजमेंट ऑफ द, या फिर कह लो कि जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सिमेट्री। यानी कि जो अरेंजमेंट होता है बॉडी पार्ट्स के उसको हम सिमेट्री कहते हैं। इसी सिमेट्री को हमें समझना है। जैसे कि मैं अपने अंदर की बात करूं तो मैं अपने अंदर में जैसे कि यहाँ से मैं एक लाइन खींच दूं, यहाँ से एक लाइन खींच दूं, या फिर मैं ऐसे काट दूं अपने आप को, ऐसे यहाँ से काट दूं, तो काटने के बाद मेरा राइट हैंड अलग राइट की तरफ चला जाएगा, लेफ्ट हैंड ये लेफ्ट की तरफ चला जाएगा, राइट आइज राइट की तरफ आ जाएगा, लेफ्ट आइज लेफ्ट की तरफ चला जाएगा, ये नॉस्ट्रिल है तो राइट नॉस्ट्रिल लेफ्ट नॉस्ट्रिल। इस तरीके से अगर मैं कहूँ तो राइट पार्ट्स अलग हो जाएंगे, लेफ्ट पार्ट अलग हो जाएंगे। दोनों को अगर देखा जाए तो बिल्कुल भी आइडेंटिकल होंगे, सिमिलर होंगे। सिर्फ एक लाइन मैंने ऐसे खींचा तो ये दो आइडेंटिकल इक्वल में, दो आइडेंटिकल हाफ्स में ये डिवाइड हो गए। यानी कि आइडेंटिकल का मतलब कि जैसा इधर वैसा इधर, आधा आधा पार्ट बढ़ गया, ठीक है। तो जब ऐसे आधे आधे पार्ट में बढ़ जाते हैं इसको हम बाईलैटरल सिमेट्री कहते हैं। तो ऐसे ही तीन तरीके की सिमेट्री होती है, एक होता है तुम्हारा एसिमेट्रिकल, एक होता है रेडियल सिमेट्रिकल, एक होता है बाईलैटरल सिमेट्री, ठीक है। तो तीन तरीके की सिमेट्री हमें यहाँ समझना है। तो देखो कोई एक ऐसी बॉडी होती है, उस बॉडी में तुम चाहे ऐसे लाइन खींच दो, 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 हर तरफ से लाइन खींचने पे, हर तरफ से जब हम एक्सिस से पास कराते हुए जब हम लाइन खींचेंगे तो लाइन खींचने के बाद वो कहीं पे भी इक्वल हाफ में डिवाइड ना हो, इक्वल हाफ में जब डिवाइड नहीं होता है तो उसको हम कहते हैं एसिमेट्री। एसिमेट्री जो है ये ज्यादातर देखे जाते हैं किसमें, पॉरीफेरा में या
पॉरीफेरा का ही दूसरा नाम जो होता है वो स्पॉन्जेस में देखे जाते हैं। तो कह रहा है कि मोस्टली जो है वो पॉरीफेरा या स्पॉन्जेस में इस तरीके के देखे जाएंगे एसिमेट्रिक। क्या कह रहे हैं कि एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर, जब कोई भी लाइन सेंटर से पास कराओगे और डज नॉट डिवाइड देम इनटू द टू इक्वल हाफ, और जब उसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड ही ना कर पाए तो उसको हम क्या कहेंगे, एसिमेट्री कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे इस आइकॉन के एग्जांपल मैंने लिया है, तो अगर इस तरीके से मैं एक लाइन यहाँ से खींचता हूँ, सेंट्रल एक्सिस से पास कराता हूँ, तो देखोगे तो एक इक्वल पार्ट इधर हो गया, एक पार्ट इधर हो गया और एक पार्ट जो इधर हो गया। तो जब इस पार्ट को इस पार्ट से मैच कराओगे तो क्या ये आइडेंटिकल इक्वल हाफ में डिवाइड हुए? नहीं, एक इधर तो दो इधर, तो ये दो आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड नहीं कर पाए जब हमने एक लाइन खींचा। तो चाहे तुम इस तरीके से एक लाइन खींच लो तब भी ये इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से जब इक्वल हाफ में डिवाइड ना कर पाए तो इसको हम क्या कहेंगे, ये एसिमेट्री है। क्या कहेंगे, एसिमेट्री कहेंगे, यानी कि उसमें कोई भी सिमेट्री नहीं होती है। तो ज्यादातर ऐसे एग्जांपल किसमें देखने को मिलते हैं, पॉरीफेरा या दूसरा नाम जो होता है वो स्पॉन्जेस होता है, इसमें देखने को मिलते हैं। नाउ रेडियल सिमेट्री क्या होता है, कह रहा है कि व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, कह रहा है कि एनी प्लेन, ठीक है, यानी कि जब कोई भी प्लेन हम पास कराएं तो कह रहा है कि ऑफ द बॉडी डिवाइड देम इन डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स इज कॉल्ड द रेडियल सिमेट्री। ठीक है, कह रहा है कि जब कोई भी तुम लाइन पास कराओ, चाहे तुम ऐसे पास करा दो, चाहे तुम ऐसे पास करा दो, चाहे ऐसे पास करा दो, चाहे ऐसे पास करा दो, किसी तरीके से जब तुम लाइन पास कराओ या किसी भी तरीके से जब तुम उसको काटो और जब इक्वल हाफ में वो कट जाए, बराबर बराबर दो हाफ में कट जाए, उसको हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। तो अगर तुम यहां पे देखोगे कि अगर मैं इसको यहां से एक्सिस, ये सेंट्रल एक्सिस है तो सेंट्रल एक्सिस से सारी लाइन पास करनी चाहिए। अगर तुम देखोगे इसको यहां से ऐसे डिवाइड करो तो देखो ये पूरा इक्वल हाफ में बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, बढ़ गया। तो अगर ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे तो ये इक्वल हाफ में बढ़ गया। अब देखो अगर मैं इसको ऐसे भी डिवाइड करूं तो ये भी फिर भी इक्वल हाफ में, जैसा नीचे वैसा ऊपर भी बढ़ गया। उसके बाद अगर मैं इस तरीके से डिवाइड करूं तब भी ये इक्वल हाफ में बढ़ गया। तो कह रहा है कि व्हेन एनी प्लेन बोल रहा है या एनी लाइन बोल रहा है, तो जब तुम कोई भी प्लेन पास कराओगे, सेंट्रल एक्सिस से होते हुए जाना चाहिए, तो जब कोई भी प्लेन पास कराओ और इक्वल हाफ में डिवाइड हो तो उसको हम क्या कहेंगे, रेडियल सिमेट्री। और जब कोई भी प्लेन खींचो और वो इक्वल हाफ में ना डिवाइड हो तो उसको हम कहेंगे एसिमेट्री। और उसके बाद आता है एक और, बाइलैटरल सिमेट्री। तो इसको समझते हैं बाइलैटरल सिमेट्री को। हाँ, बाय इसके रेडियल सिमेट्री के एग्जांपल हो जाएंगे तुम्हारे सीलेंट्रेटा को ही दूसरा नाम क्या होता है, नाइडेरिया, इकाइनोडर्मेटा। लेकिन इकाइनोडर्मेटा में कौन से, एडल्ट वाले के अंदर रेडियल सिमेट्री पाया जाएगा। यानी कि इकाइनोडर्मेटा के अंदर एक लार्वा स्टेज भी होता है। इकाइनोडर्मेटा के अंदर लार्वा स्टेज जो होगा वो बाइलैटरल सिमेट्री रखेगा, इकाइनोडर्मेटा के अंदर एडल्ट वाला जो होगा वो रेडियल सिमेट्री रखेगा। आगे देखना क्लियर हो जाएगा। आगे क्या कहता है तुम्हारा, बाइलैटरल सिमेट्री। बाइलैटरल सिमेट्री में क्या होगा कि ओनली वन प्लेन डिवाइड द ऑर्गेनिज्म into two identical half is called bilateral symmetry। जैसे एग्जांपल मैं अपनी ही बॉडी का ले लेता हूं, ठीक है, देखना जब कह रहा है कि वेन यू ओनली वन प्लेन, सिर्फ एक प्लेन, देखो जब कई सारे प्लेन से पास कराओ और वो इक्वल हाफ में डिवाइड ना करे, एसिमेट्रिकल। इसी तरीके से जब कई सारे प्लेन तुम खींचो, कई सारी लाइनें खींचो और दो इक्वल पार्ट में हर तरफ से वो जब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, रेडियल सिमेट्री। और जब सिर्फ एक लाइन जब खींचोगे और वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, देखो आधा पार्ट इधर आधा पार्ट इधर, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, बाइलैटरल सिमेट्री कहेंगे। और एग्जांपल तुम्हारा इसका क्या हो जाएगा,
इसका एग्जाम्पल हो जाएगा तुम्हारा प्लेटी हेलमेंटीज से लेकर के प्लेटी हेलमेंथीस से लेकर के कहाँ तक, कॉर्डेटा तक, कॉर्डेटा तक। इसके अंदर जो एक एग्जांपल और आएगा इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा यानी कि कौन सा, लार्वा वाला। तो लार्वा वाला के अंदर क्या होगा, बाइलेटरल सिमेट्री होगा। क्लियर, ये तुम्हारा हो गया बाइलेटरल सिमेट्री। तो बाइलेटरल सिमेट्री के अंदर हमने क्या देखा कि सिर्फ एक लाइन पास कराने से, सिर्फ एक लाइन पास कराने से जब बॉडी दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या था तुम्हारा, एग्जांपल प्लेटी हेलमेंटीज से लेकर के कहां तक, प्लेटी हेलमेंटीज से लेकर के तुम्हारे कॉर्डेटा तक। तो बात आ गई इकाइनोडर्मेटा की। तो इकाइनोडर्मेटा में हमने क्या देखा, इकाइनोडर्मेटा में हमने ये देखा कि इसके अंदर जो एडल्ट वाला जो था, एडल्ट वाला और एक लार्वा वाला। तो जब एडल्ट वाला स्टेज होगा तो इसके अंदर तुम्हारा रेडियल सिमेट्री होगा। कौन सी सिमेट्री होगी, रेडियल सिमेट्री होगी। और लार्वा वाले के अंदर कौन सी सिमेट्री होगी, बाइलैटरल सिमेट्री होगी। ये याद रखना, क्लियर, इंपॉर्टेंट है। नाउ उसके बाद आता है तुम्हारा क्या, सिमेट्री के बाद आता है जर्म लेयर। तो आते हैं अब हम जर्म लेयर पे। जर्म लेयर, जर्म लेयर की अगर हम बात करें क्या होता है जर्म लेयर, तो इसकी थोड़ी सी लाइन लिख लें। कहता है कि जर्म लेयर जो होता है, इट इज ए ग्रुप ऑफ cells in an embryo, in an embryo that interact with each other, with each other, with each other as the embryo develops, as the embryo develops and contribute to the formation, to the formation of all organ and tissue। देखो डेफिनेशन पे अभी हम बाद में चलेंगे, पहले इसके हम कुछ और पॉइंट सबसे पहले मैं दिखा दूं कि मानो कि ये तुम्हारा क्या है, ये स्पर्म है और ये तुम्हारा है ओवम। ठीक है, स्पर्म और ओवम मिल करके ये क्या बना लेंगे, जाइगोट बना लेंगे। ठीक, जाइगोट जो है आगे डेवलप होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलप, तो मारूला बनाएगा। क्या बना लेगा, मारूला बनाएगा। मारूला के बाद जब ये और आगे चलोगे तो इस तरीके से मारूला के बाद ये तीन लेयर में कुछ इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाएगा। एक ये, दूसरा ये, तीसरा मैं एक और दिखा दे रहा डिफरेंट कलर से। तीसरा जो हो जाएगा ये, हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जो है इसका नाम होगा एक्टोडर्म, इसका नाम होगा मेसोडर्म, इसका नाम होगा एंडोडर्म। इस तरीके से फिर उसके बाद यही आगे चल करके क्या बना लेगा, बॉडी बना लेगा कुछ इस तरीके से, छोटी सी बेबी की बॉडी बन जाएगी।
क्लियर? यानी कि जर्म लेयर को समझना है तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा। देखो पहले डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे, सबसे पहले हम ये समझें कि मान लो कि ये स्पर्म है और ये ओवम है, तो स्पर्म और ओवम ये दोनों आकर के क्या मिले तो जाइगोट बन गया, पहला से जाइगोट बन गया। अब जाइगोट से ही आगे चलता है तो क्या बन जाता है, तुम्हारा बेबी बनता है। लेकिन जाइगोट से सबसे पहले एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में सबसे पहले एक स्टेज आता है इधर, तो मारूला वगैरह बनेगा, और मारूला बनने के बाद ये मारूला कन्वर्ट हो जाता है, और मारूला जो है इस तरीके से 3 लेयर में कन्वर्ट हो जाता है। बताओ, ऊपर वाला एक्टोडर्म, बीच वाला मेसोडर्म, नीचे वाला एंडोडर्म। ये एक चपाती के ऊपर दूसरी चपाती, तीसरी चपाती जैसे होती है उसी तरीके से ये कन्वर्ट हो जाता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये 3 लेयर में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्पर्म ओवम मिले, जाइगोट बना, जाइगोट से मारूला बना, मारूला से क्या बने, ये 3 लेयर बने, और इन तीनों लेयर का नाम क्या हो जाता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या बन गए तुम्हारे, ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर बन गए। ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर कितने लेयर हैं, 3 लेयर हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर में कितने लेयर हैं, 3 लेयर हैं। अब यही ट्रिप्लोब्लास्टिक आगे चल करके क्या बनाएगा, बॉडी बनाएगा। क्या बनाएगा, बॉडी बनाएगा। यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक कन्वर्ट हो रहा है बॉडी पार्ट्स में, ये अलग अलग बॉडी पार्ट्स बनाएगा, और पूरे बॉडी पार्ट्स मिल करके क्या बन जाएंगे, एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। क्लियर? अब डेफिनेशन को समझना, डेफिनेशन क्या कह रहा है जर्म लेयर का, इट इज ए ग्रुप ऑफ सेल। क्या चीज, जर्म लेयर। तो जर्म लेयर जो होता है ये, या लेयर जो होता है, एक ग्रुप ऑफ सेल होता है इन एन एम्ब्रियन एंड in an embryo that interact with each other as the embryo develops and contribute to the formation of all organ and tissue। कह रहा है कि ये तुम्हारा जो है, ये एम्ब्रियो के अंदर ये ग्रुप ऑफ सेल है जो आपस में इंटरैक्ट होते हैं एक दूसरे से, और यही एम्ब्रियो क्या करता है, डेवलप करता है। यही एम्ब्रियो डेवलप करता है, और डेवलप करके क्या बना लेता है, पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना लेता है। और ऑर्गेनिज्म जो बनेगा वो किससे मिलकर के बनेगा, टिश्यू या ऑर्गन से मिलकर के बनेगा। क्लियर? यही डेफिनेशन बस लिखी हुई है। तो बताओ, स्पर्म और ओवम मिलकर के जाइगोट बना, जाइगोट जो है आगे मारूला बनाएगा, मारूला जो है ये आगे तुम्हारा ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर बनाएगा, और उसके बाद तुम्हारी बॉडी बनेगी, इस तरीके से बनेगा। क्लियर? आगे समझते हैं कुछ और पॉइंट इसी के अंदर, ताकि वो चीजें क्लियर हो जाए सारी। देखो, एक तो तुम्हारा ये भी हो सकता है इस तरीके से, मान लो कि ये लेयर है, बताओ इस लेयर का नाम क्या हो गया, एक्टोडर्म। इस लेयर का नाम क्या हो गया, एक्टोडर्म। ठीक है? उसके बाद समझना, ठीक इसी के बीच में यहां पे अब लेयर ना होकर के यहां पे कुछ इस तरीके से ये तुम्हारा जेल लाइक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है। कैसा, जेल लाइक स्ट्रक्चर। अब इसी के ठीक नीचे तुम्हारा क्या है, एक लेयर है इस तरीके से। ठीक है? इसका नाम है एंडोडर्म। एंडोडर्म। ठीक? और जो बीच वाला है ये क्या है तुम्हारा, मेसोग्लिया। ये क्या है, मेसोग्लिया। देखो एक्चुअली में ये तुम्हारा क्या है, ये लेयर है। एंडोडर्म क्या है, ये एक लेयर है, और सॉरी एक्टोडर्म क्या है, ये लेयर है। एंडोडर्म जो है ये भी एक लेयर है। ठीक है? लेयर क्यों है, क्योंकि ये सेल से बना है। एंडोडर्म लेयर क्यों है, क्योंकि ये भी सेल से बना है, तो इसका मतलब ये भी सेलुलर है, ये भी सेलुलर है। मेसोग्लिया जो है ये जेल जैसा है। कैसा है, जेल जैसा है, और जेल जैसा है तो इसका मतलब है कि ये नॉन सेलुलर है। क्या है, नॉन सेलुलर है। नॉन सेलुलर का मतलब है कि ये सेल से बना ही नहीं है, और जब सेल से नहीं बना है तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या हो गया, लेयर हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब है कि लेयर नहीं हुआ, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 लेयर मिला हमें, एक ये लेयर और दूसरा ये लेयर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें केवल देखने को मिले क्या, 2 लेयर देखने को मिले। 2 लेयर में क्या, एक बाहर की तरफ एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म। और ये मेसोग्लिया जो है ये लेयर नहीं है, ये सिर्फ एक जेल लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है? ये नॉन सेलुलर है। क्या है, नॉन सेलुलर है, ये सेलुलर नहीं है। तो 2 लेयर
और 2 लेयर का यहाँ पे नाम हो जाता है डिप्लोब्लास्टिक। इसका नाम क्या हो गया? डिप्लोब्लास्टिक। ठीक। और डिप्लोब्लास्टिक के एग्जाम्पल तुम्हारे क्या हो जाते हैं? इसके एग्जाम्पल तुम्हारे हो जाएंगे नाइडेरिया। नाइडेरिया को ही दूसरा नाम क्या दिया जाता है? सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा। ठीक। एग्जाम्पल में एक और एग्जाम्पल ले लो, टीनोफोरा। टीनोफोरा। ये 2 एग्जाम्पल हो गए किसके? डिप्लोब्लास्टिक के। डिप्लोब्लास्टिक के बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक को थोड़ा और समझते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर थोड़ा एक और चीज समझते हैं, वो क्या है समझना। अगर मान लो अब मान लो कि तुम्हारा एक लेयर ये है और अब ये क्या है? ये जेल लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, अब ये भी लेयर है। ठीक। अब नीचे भी क्या है? ये भी लेयर है। ठीक है। अब बताना ये क्या है? एक्टोडर्म। ठीक। ये क्या है तुम्हारा? मीजोडर्म। और ये क्या है तुम्हारा? एंडोडर्म। ठीक। अब मैं क्या कर देता हूं, इसको थोड़ा मैं खींच देता हूं इस तरीके से, इलोंगेट कर देता हूं। तो जब मैं इलोंगेट करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक। इसको मैंने इस तरीके से इलोंगेट कर दिया, लंबा कर दिया इस तरीके से। अब तुम क्या करो, इसको इलोंगेट करने के बाद बताओ एंडोडर्म ये है। अब इसको तुम क्या करो, इस तरीके से ऐसे रैप कर दो, इसको अब ऐसे यहां से घुमा दो। ठीक है। अब घुमाओगे तो बताना, तो अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊं तो ये ब्लैक वाला जो है ऊपर की तरफ आ जाएगा, ऐसे ऐसे आ जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अगर मैंने इसको घुमाया, अगर मैं इसको घुमाऊं तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब फिर उसके बाद ये जो मेसोडर्म है, ठीक है, ये तुम्हारा यहां पे बीच में आ जाएगा। ठीक। और ये एंडोडर्म जो है ये अंदर की तरफ आ जाएगा। ठीक। तो बताना, अब ये मैंने इसको इससे घुमाया, पहले खींचा, ऐसे घुमाया, अब इस तरीके से ये लंबाई में खींचा, तो मानो ये तुम्हारा क्या हो गया? एलिमेंट्री कैनाल हो गया। तो एक तुम्हारा सॉरी, ये तुम्हारा क्या था? जर्म लेयर था। जर्म लेयर में ये ट्रिप्लोब्लास्टिक था। ट्रिप्लोब्लास्टिक से ये क्या हो गया? एक तुम्हारा ऑर्गन बन गया या पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन बन गया। ठीक है। तो 3 लेयर हो गया। तो बताओ इसमें बाहर वाला जो है ये क्या हो गया तुम्हारा? ये बाहर वाला तुम्हारा हो गया एक्टोडर्म। ठीक। और बीच वाला तुम्हारा ये क्या है? ये बीच वाला है तुम्हारा मेसोडर्म। अब मेसोडर्म लेयर क्यों है? क्योंकि ये सेलुलर है, सेल से बना है, इसीलिए हम इसको अब लेयर मान रहे हैं, अदरवाइज ये जेल लाइक नहीं है। अब ये वाला जो है ये तुम्हारा क्या हो गया? एंडोडर्म हो गया। क्या हो गया? एंडोडर्म हो गया। ठीक। तो अब तुम जरा एनसीईआरटी में अपने देखना, तो एनसीईआरटी के डायग्राम को मैं थोड़ा सा समझाऊं और दिखाऊं तो अब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्या अच्छे से समझ में आएगा? जरा देखो। यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक का डायग्राम दिया हुआ है। अब समझना, ये डायग्राम तुम्हारे एनसीईआरटी के अंदर इस तरीके से दिया हुआ है। इसका मतलब है कि ये कुछ इस तरीके से पाइप या ऑर्गन रहा होगा, उसको वहां से क्या किया है? ऐसे काटा है, और काट करके ऐसे काट करके उसके आगे वाला हिस्सा इस एनसीईआरटी के अंदर दिखाया गया है। तो अगर तुम देखोगे तो पहला वाला जो है ये 2 लेयर है, डिप्लोब्लास्टिक है, और तीसरा वाला क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है। यानी कि एनसीईआरटी के अंदर देखो, ये ब्लू वाला जो है, ये ब्लू वाला जो है ये बाहर की तरफ लेयर है जिसको बोला गया एक्टोडर्म। उसके बाद रेड वाला जो है ये बिल्कुल भी प्लेन है, खाली है,
ये क्या हो गया तुम्हारा, मेसोग्लिया हो गया। और मेसोग्लिया क्या है, ये जेल लाइक स्ट्रक्चर है, कोई लेयर नहीं है, ठीक है। और जब जब लेयर नहीं है तो इसकी काउंटिंग हम लेयर में नहीं करेंगे। अब उसके बाद ब्लैक वाला अगर अंदर देखोगे तो ये एंडोडर्म है। तो एंडोडर्म में क्या हो गया, इनर साइड एक लेयर हो गया, एलिमेंट्री कैनाल का लेयर हो गया। तो बताओ, एक लेयर और दो लेयर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दो लेयर, यानी कि डिप्लोप्लास्टिक। तो डिप्लोप्लास्टिक के अंदर कितने लेयर, दो लेयर। बताओ, एक एंडोडर्म और दूसरा एक्टोडर्म। अब यहाँ पे ट्रिप्लोप्लास्टिक का स्ट्रक्चर है। ट्रिप्लोप्लास्टिक में बाहर वाला अगर देखोगे तो एक्टोडर्म है, और बीच वाला देखोगे तो अब ये भी एक क्या है, लेयर है, लेयर का नाम मेसोडर्म। और उसके बाद अंदर वाला क्या है, ये तुम्हारा एंडोडर्म लेयर है। तो इस तरीके से ये तीन लेयर हो गए, तीन लेयर का मतलब ट्रिप्लोप्लास्टिक। तो अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे मैंने तीन लेयर बनाया है, एक बाहर की तरफ एक्टोडर्म, बीच वाला मेसोडर्म, और अंदर वाला एंडोडर्म, ठीक है। और इसी तरीके से मैंने दो लेयर वाला भी दिखाया है। दो लेयर में क्या होते हैं, तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे तुम्हारे, इसके एग्जाम्पल तुम्हारे हो जाएंगे प्लेटी हेलमेंटीज। यानी कि जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि तुम्हारा जो है फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार थ्री लेयर की शुरुआत जो होती है, थ्री लेयर की शुरुआत जो होती है वो किस में होती है, प्लेटी हेलमेंटीज में होती है। किस में होती है, प्लेटी हेलमेंटीज में होती है, ठीक है। और प्लेटी हेलमेंटीज के ऑनवर्ड ये चलता रहता है, ठीक। तो प्लेटी हेलमेंटीज के बाद वाले जितने भी होंगे वो तुम्हारे क्या होंगे, वो तुम्हारे होंगे जर्म लेयर्स, ठीक है। अब ये तुम्हारे जर्म लेयर, तो जर्म लेयर के अंदर हमें दो तरीके के जर्म लेयर देखने को मिलते हैं, एक डिप्लोप्लास्टिक, एक ट्रिप्लोप्लास्टिक। डिप्लोप्लास्टिक एग्जांपल सीलेंट्रेटा या नाइडेरिया, ठीक है, और दूसरा टीनोफोरा। और उसके बाद आती है बात किसकी, इसकी प्लेटी हेलमेंटीज की। तो पहली बार थ्री लेयर जो देखा गया वो प्लेटी हेलमेंटीज में देखा गया। प्लेटी हेलमेंटीज, एस्केलमेंटीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, ये सब उसके बाद देखा गया, ठीक है। पॉरीफेरा की बात करें तो पॉरीफेरा के अंदर जो है, पॉरीफेरा के अंदर जो है जर्म लेयर जो है वो पाया ही नहीं जाता। पॉरीफेरा के अंदर जर्म लेयर मिलता ही नहीं है देखने को, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया जर्म लेयर। जर्म लेयर के बाद अब हम लोग बात करेंगे किसकी, सीलोम की बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं अब सीलोम की। तो सीलोम क्या होता है, ये होता है तुम्हारा स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल। बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल, क्लियर है। फिल्ड विद सीलोमिक फ्लूइड। कैसे, सबसे पहले हम यहाँ पे एक डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इसको भी हम तीन पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक तुम्हारा हो जाएगा क्या, ट्रू सीलोम, एक हो जाएगा तुम्हारा क्या, सूडोसीलोम, और एक हो जाएगा तुम्हारा क्या, एसिलोमेट। एक तुम्हारा क्या हो जाएगा, एसिलोमेट। तो तुम समझना ट्रू सीलोमेट क्या होता है, ट्रू सीलोम क्या होता है। ये एक्चुअली कैविटी लाइन बाय मेसोडर्म, cavity lined by mesoderm on both sides। जब दोनों साइड्स पे तुम्हारे क्या होंगे कि मेसोडर्म से लाइन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रू सीलोम कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो ये हमारी बॉडी है, ठीक, इस तरीके से होती है। ये क्या है, तुम्हारा माउथ है, ये तुम्हारा क्या है, माउथ से लेकर के ये तुम्हारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल है। माउथ है, माउथ से लेकर के ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, कहाँ तक, एनस तक, ठीक है। तो अब ये तुम्हारा क्या है, ये एलिमेंट्री कैनाल है, और ये वाला जो है साइड में ये तुम्हारा क्या है, बॉडी वॉल है। क्या है, बॉडी वॉल है,
क्लियर है। तो इसके बीच में एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में, मानो कि ये क्या है तुम्हारा बॉडी वॉल है, ठीक है, ये क्या है तुम्हारा एलिमेंट्री कैनाल है। तो बॉडी वॉल एलिमेंट्री कैनाल के बीच में इतनी जगह दिख रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कैविटी। क्या कहेंगे, कैविटी। और इस एलिमेंट्री कैनाल यानी कि अंदर की तरफ इस तरीके से लाइन होना चाहिए और इस तरीके से मेसोडर्म का लाइन होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से बाहर की तरफ यानी कि बॉडी वॉल पे भी मेसोडर्म की लाइन होनी चाहिए, एलिमेंट्री कैनाल इसमें भी तुम्हारा क्या है, इस वॉल पे भी अंदर की तरफ जो है मेसोडर्म की लाइन होनी चाहिए। तो इस तरीके से अगर लाइन होती है तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रू सीलोम कहेंगे। तो कैविटी, ये खाली जगह कह रहा है कि कैविटी लाइन बाय द मेसोडर्म ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या होना चाहिए, लाइन होना चाहिए, तो इसको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्री कैनाल कहेंगे। क्लियर है। तो एलिमेंट्री कैनाल का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो एलिमेंट्री कैनाल का हमें कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देगा। मान लो, सॉरी, ट्रू सीलोम का स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। मानो कि ये बॉडी वॉल है, अगर मैं इसको अब काट दूं, ऐसे काट करके ऐसे घुमा दूं, तो समझो इस तरीके से ये दिखाई देगा। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये बॉडी वॉल हो गया, ठीक है। बॉडी वॉल के बाद यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, ये एलिमेंट्री कैनाल होगा और एलिमेंट्री कैनाल के बाहर ये लेयर है, ठीक है। अब क्या होना चाहिए कि इसमें दोनों तरफ ये यहाँ पे भी मेसोडर्म की लाइन होनी चाहिए और अंदर की तरफ भी ये मेसोडर्म की लाइन होनी चाहिए और बीच में खाली जगह होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा क्या, बॉडी वॉल, और ये क्या हो गया तुम्हारा एलिमेंट्री कैनाल। ये तुम्हारी खाली जगह, इसको हम ल्यूमेन बोलेंगे, ये ल्यूमेन है। और यहां से यहां तक ये खाली जगह, ये कैविटी है, लेकिन ये कैविटी जो है लाइंड है दोनों मेसोडर्म से, इसीलिए इसका नाम ट्रू सीलोम हो गया। तो ये क्या हो गया कि ट्रू सीलोमेट जो हो गया कि इसके पास क्या होगा कि एक आउटर की तरफ मेसोडर्म होगा, एक अंदर की तरफ मेसोडर्म होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रू सीलोम कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रू सीलोम कहेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि कैविटी जो है वो तुम्हारी, ये कैविटी जो है, ये खाली जगह जो है, लाइंड बाय द मेसोडर्म, लाइंड बाय द मेसोडर्म ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जो है अगर है तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रू सीलोम कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इसी तरीके से हो जाएगी कि cavity lined by mesoderm on both side, this is known as a ट्रू सीलोमेट। इसको हम क्या कहेंगे, ट्रू सीलोमेट कहेंगे। इसके बाद आता है सीडो सीलोमेट। सीडो सीलोमेट में क्या होता है कि कैविटी जो होती है नॉट लाइंड बाय, कैविटी नॉट लाइंड बाय, कैविटी नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। मेसोडर्म से ये क्या होगा, लाइन नहीं होगा, ठीक है। और लाइन नहीं होगा तो क्या होगा कि मानो कि ये तुम्हारा बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ क्या है तुम्हारा, एक्टोडर्म है, इस तरीके से बाहर की तरफ एक लेयर है, ठीक, बॉडी वॉल है, और उसके बाद जो है ये तुम्हारे अंदर वाला लेयर है, इस तरीके से, ठीक। अब क्या होगा समझना, अब होगा ये कि अब जो मेसोडर्म होगा वो इस तरीके से पाउच के फॉर्म में, पाउच के फॉर्म में इस तरीके से पड़ा होगा, पाउच फॉर्म में इस तरीके से पड़ा होगा, ठीक है। तो जब ये स्कैटर्ड का मतलब कि कहीं कहीं पे बिखरा होगा, किस फॉर्म में, पाउच के फॉर्म में बिखरा होगा मेसोडर्म, तो इसको हम कहते हैं सीडोसिलोमेट। क्या कहते हैं, सीडोसिलोमेट कहते हैं, ठीक है। और जब इस तरीके से लाइंड होगा, अगर मैं इसको काट दूं, यहां से ऐसे काट दूं, काटने के बाद अगर मैं स्ट्रक्चर को देखूं तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, समझना। इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूं और यहाँ पे अगर अब मैं इसके स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करूँ तो समझना, यहाँ पे ये मैंने क्या कर दिया, ये लाइन बना दिया। अगर मैं इसको ऐसे काट दूँ, ऐसे काट दूँ तो कैसा दिखेगा, और काटने के बाद ऐसे घुमा दूँ तो समझना कैसा दिखेगा। ये तो बाहर की तरफ लेयर हो जाएगी, एक बॉडी वॉल हो जाएगा, ठीक है। और बॉडी वॉल के बाद अब तुम्हारा क्या होगा कि अंदर की तरफ ये वाला लेयर, ये वाला होगा एलिमेंट्री कैनाल, अंदर की तरफ ये वाला एलिमेंट्री कैनाल हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद ये वाला जो लेयर है, यहाँ पे ये वाला लेयर पाया जाएगा इस तरीके से,
एक तो इसके ऊपर हो गया जो यहाँ पे है, ये बॉडी वॉल से ये लेयर, बॉडी वॉल का ये लेयर, ठीक है। अब ये एलिमेंट्री कैनाल के पास भी ये लेयर है, तो यहाँ पे भी ये लेयर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया तुम्हारा, ये ट्रू सिलोमेट हो गया, ये क्या हो गया, सीडो सिलोमेट हो गया। अब उसके बाद क्या हो गया, लेकिन यहाँ पे कैविटी रहेगी इस तरीके से, ये कैविटी बनी रहेगी, ठीक है। अब उसके बाद समझना, उसके बाद आता है तुम्हारा ए सिलोमेट। ए सिलोमेट में क्या होगा कि नो कैविटी बिटवीन, यहां पे क्या हो जाएगा, नो कैविटी बिटवीन किसके किसके बीच में, बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल, बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल। यानी कि एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में यहाँ पे कोई भी कैविटी नहीं होगी, और जब कोई भी कैविटी नहीं होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, ए सिलोमेट कहेंगे। तो समझना, अगर मान लो कि ये मैंने क्या बना दिया, एलिमेंट्री कैनाल बना दिया, यहाँ पे ये मेरा क्या हो गया, एलिमेंट्री कैनाल हो गया, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल के बाद ये बाहर की तरफ मेरा क्या हो जाएगा, ये बाहर की तरफ मेरा हो जाएगा एक बॉडी वॉल वाला लेयर, ठीक है। अब इसके बीच में कह रहा है कि कोई भी कैविटी नहीं होनी चाहिए। जब कोई भी कैविटी नहीं होनी चाहिए तो ये पूरा ऐसे फिल्ड होगा, भरा होगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। तो ये क्या हो गया कि तुम्हारी कोई भी कैविटी नहीं पाएगी, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ए सिलोमेट। तो तीन तरीके के क्या हो जाएंगे, सिलोम हो जाएंगे। एक क्या हो जाएगा, ट्रू सिलोमेट, एक क्या हो जाएगा, सीडो सिलोमेट, एक क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक तुम्हारा हो जाएगा एक तुम्हारा हो जाएगा क्या, ए सिलोमेट, ठीक है। ट्रू सिलोमेट, सीडो सिलोमेट, ए सिलोमेट। अगर इसमें हम देखें बुक के अंदर जो डायग्राम दिया हुआ है, बुक के अंदर जो डायग्राम दिया हुआ है, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या है, तुम्हारा सिलोम है, ठीक है। ये बीच में जो खाली जगह है, व्हाइट कलर का जो जगह बना हुआ है, ये सिलोम है, खाली जगह है। और उसके बाद ये क्या कह रहा है कि सीडो सिलोमेट है, और ये वाला तुम्हारा क्या है, तुम्हारा ए सिलोमेट है। तो बताओ पहला क्या हो गया, सिलोमेट यानी कि ट्रू सिलोम, ये क्या हो गया, सीडो सिलोमेट, ये क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा ए सिलोमेट। समझना, ए सिलोमेट जो मैंने पहला बताया है, ए सिलोमेट में मैंने क्या किया है, वहां पे भी कोई खाली जगह नहीं दिखाई है। तो बाहर वाला ये ब्लू कलर का जो लेयर है, ये बाहर वाला, इसको हम क्या कहते हैं, ये बॉडी वॉल है। अब उसके बाद ये भी रेड कलर का जो है, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा मेसोडर्म की लेयर है। उसके बाद अंदर की तरफ ब्लैक, पतला सा ब्लैक वाला लेयर जो है वो क्या है, तुम्हारा एलिमेंट्री कैनाल है, और बीच में क्या है, लुमेन है, खाली जगह है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे कोई भी कैविटी नहीं दिखाई दे रही है एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में। रेड कलर का मेसोडर्म लेयर आ गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, ए सिलोमेट कहेंगे। सीडो सिलोमेट में क्या है कि ये मेसोडर्म का पाउच जैसा लेयर पाया गया, और जब पाउच जैसा लेयर पाया गया तो बताओ ये क्या हो गया, तुम्हारा मेसोडर्म का पाउच जैसा लेयर पाया गया। और ब्लैक वाला क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है, और ब्लू वाला क्या है, तुम्हारा ये बॉडी वॉल है। तो इसको हम क्या कहेंगे, सीडो सिलोमेट कहेंगे। उसके बाद सिलोम में देखो, सिलोमेट में ब्लू वाला जो है ये तुम्हारा बॉडी वॉल है, और रेड वाला तुम्हारा क्या है, ये मेसोडर्म लेयर है। उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल के पास भी ये तुम्हारे बाहर की तरफ क्या है, मेसोडर्म लेयर, और बीच में सफेद कलर का ये खाली जगह है। तो इसको इसीलिए हम ट्रू सिलोमेट कहेंगे। तो इस तरीके से सिलोमेट को हम तीन पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं, ट्रू सिलोमेट, सीडो सिलोमेट, ए सिलोमेट। नाउ उसके बाद बात करते हैं हम किसकी, सेगमेंटेशन की। इसके बाद बात आएगी हमारी सेगमेंटेशन की। तो आइए अब हम चलते हैं सेगमेंटेशन पे। सेगमेंटेशन, ये तुम्हारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, सिलोमेट हो गया। अब तुम्हारा हो गया फिफ्थ वन, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन, तो सेगमेंटेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि जो बॉडी के सेगमेंट होते हैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक को मैं बोल सकता हूं सूडो सेगमेंटेशन, सूडो सेगमेंटेशन। एक को मैं बोल सकता हूं ट्रू सेगमेंटेशन।
ट्रू सेगमेंटेशन। क्लियर? ट्रू सेगमेंटेशन बोल दो या फिर इसी को और करके लिख लेना मेटा मेरिक सेगमेंटेशन। ट्रू सेगमेंटेशन या मेटा मेरिक सेगमेंटेशन। ठीक है, अब सूडो सेगमेंटेशन और ट्रू सेगमेंटेशन इसको सबसे पहले हम समझते हैं। जैसे कि तुम अर्थवाम को देखोगे तो अर्थवाम की बॉडी पे जो है इस तरीके से लाइन पाई जाती है। अर्थवाम की बॉडी पे इस तरीके से लाइन पाई जाती है। तो अब यहाँ पे जो बॉडी पे लाइन पाई गई ये क्या बन गया? सेगमेंट बन गया, अलग अलग सेगमेंट बन गया, अलग अलग पार्ट में। तो जैसा बाहर से दिख रहा है, ठीक है, सेगमेंट, वैसा ही बॉडी के अंदर भी सेगमेंट होगा। जैसा बॉडी के बाहर सेगमेंट दिख रहा है वैसा ही बॉडी के अंदर सेगमेंट होगा। तो जब बाहर भी सेगमेंट बने और बॉडी के अंदर भी सेगमेंट बने, ऐसे सेगमेंट को ट्रू सेगमेंट कहते हैं या मेटामेरिक सेगमेंट कहते हैं। तो ऐसा एग्जांपल किसके अंदर देखने को मिलेगा? इन अर्थवर्म, अर्थवर्म के अंदर। ठीक है, तो अर्थवर्म के अंदर क्या होता है कि ये हमें देखने को मिलता है कि बॉडी जो है अर्थवर्म की बॉडी इज एक्सटर्नली एंड internally divided into segment। ठीक है, यानी कि जब बॉडी जो है बाहर से एक्सटर्नली और अंदर से इंटरनली जब दोनों डिवाइड हो इनटू द सेगमेंट, उसको हम क्या कहेंगे? ट्रू सेगमेंटेशन या मेटामेरिक सेगमेंटेशन। एग्जांपल अर्थवर्म्स। क्लियर? अर्थवर्म एग्जांपल ले लो या फिर एग्जांपल तुम्हारे और भी लोग आते हैं। एग्जांपल में एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, और एग्जांपल तुम्हारा हो सकता है कॉर्डेटा भी। ये भी एग्जांपल हो सकते हैं तुम्हारे। ठीक, सूडो सेगमेंटेशन में क्या होगा कि बॉडी जो होगी इज सेगमेंटेड, यानी कि बॉडी के सेगमेंटेशन तो बनेंगे। बॉडी इज सेगमेंटेड ओनली द अपर साइड, ओनली द अपर साइड, नॉट इनर साइड। यानी कि बॉडी के सेगमेंट जो होंगे वो केवल बाहर बाहर से दिखाई देंगे, ऐसे वो अंदर की तरफ वैसे सेगमेंट नहीं बनेंगे। बाहर से जो स्किन होगी वो ऐसे कटिंग दिखाई देगी, सेगमेंट दिखाई देंगे, लेकिन जब बॉडी के अंदर जाओगे तो वो प्लेन होंगे, उसमें अंदर कोई सेगमेंट नहीं होगा। तो उससे सेगमेंटेशन को हम सूडो सेगमेंटेशन कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल इसका हो सकता है टैपवर्म, हालांकि इसका एग्जाम्पल देता नहीं है तो मत ही लिखो। ठीक है, तो क्या हो गया तुम्हारा? सूडो सेगमेंटेशन। नाउ इसके बाद हम चलते हैं नोटोकॉर्ड की तरफ, विच इज लास्ट टॉपिक ऑफ अवर दिस लेक्चर। क्लियर? क्या कहता है नोटोकॉर्ड? नोटोकॉर्ड। ठीक, नोटोकॉर्ड की अगर हम बात करें तो नोटोकॉर्ड होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझें। देखो, अगर हम बात करें, ये हमारा क्या हो गया? एलिमेंट्री कैनाल हो गया। क्या हो गया? एलिमेंट्री कैनाल हो गया। तो एलिमेंट्री कैनाल के जस्ट ऊपर इस तरीके से रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इस तरीके से रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। कहां पे? एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर, वो भी डॉर्सल साइड। जैसे ये मेरा एलिमेंट्री कैनाल है, माउथ यहां से शुरू हुआ, लेकिन जो मेरा पीछे के साइड पे ये वाली जो चीजें हैं, ठीक है, जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, ये वर्टिब्रल कॉलम मेरे इस तरीके से, ये तुम्हारा क्या हो गया? ये तुम्हारा हो गया तुम्हारा एलिमेंट्री कैनाल। तो ठीक एलिमेंट्री कैनाल के जस्ट पीछे की तरफ क्या होगा तुम्हारा? ये क्या होगा कि तुम्हारा ये नोटोकॉर्ड होगा। ठीक है, तो ये जो नोटोकॉर्ड होगा ना, ये नोटोकॉर्ड अभी केवल जब ये बच्चा जो है अभी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, अभी ये बेबी जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जब होगा तो उसको हम कहेंगे ये नोटोकॉर्ड। लेकिन यही नोटोकॉर्ड जो है आगे चल करके कन्वर्ट हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में।
वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है, जिसको हम लोग रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। तो ये किस में जाकर के बाद में कन्वर्ट हो जाता है, रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब वो अभी बेबी के फॉर्म में होता है, जब अपनी माँ के पेट के अंदर होता है, ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, जाइगोट के बाद जब ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, ठीक है, मारूला वगैरह बनता है, तो उस समय जब ये बनता है रॉड लाइक स्ट्रक्चर, उस समय उसको हम क्या कहते हैं, नोटोकॉर्ड कहते हैं। तो नोटोकॉर्ड जो होगा ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे बनता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे बनता है, ठीक है। अब यहाँ से मान लो कि ये कोई बॉडी होगी इस तरीके से, ठीक है, तो ये बॉडी का एलिमेंट्री कैनाल हो गया, एलिमेंट्री कैनाल हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, नोटोकॉर्ड हो गया। क्लियर। अब इस तरीके से जिसके पास नोटोकॉर्ड होगा, क्या होगा, प्लस का मतलब प्रेजेंस, तो जिसके पास नोटोकॉर्ड होगा, ठीक है, वो किसके पास होगा, कॉर्डेटा के पास होगा। किसके पास होगा, कॉर्डेटा के पास होगा। तो नोटोकॉर्ड जिसके पास होगा वो किस, उसको हम क्या कहेंगे, कॉर्डेट्स कहेंगे, कॉर्डेट्स कहेंगे। जिसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, कॉर्डेट्स कहेंगे, ठीक है। और जिसके पास नोटोकॉर्ड नहीं होगा, जिसके पास नोटोकॉर्ड नहीं होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन कॉर्डेटा कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, नॉन कॉर्डेटा कहेंगे। और इसमें एग्जाम्पल तुम्हारे जो होंगे वो पॉरीफेरा से लेकर के कहाँ तक, पॉरीफेरा से लेकर के इकाइनोडर्मेटा तक, ये सारे के सारे जो होंगे, कहाँ से लेकर के, पॉरीफेरा से लेकर के इकाइनोडर्मेटा तक जो होंगे उनके पास ये नोटोकॉर्ड नहीं होगा। और नोटोकॉर्ड नहीं होगा तो ये सब के सब क्या कहलाएंगे, नॉन कॉर्डेटा कहलाएंगे या नॉन कॉर्डेट कहलाएंगे, ठीक है। और जिसके पास नोटोकॉर्ड होगा उसको हम क्या कहेंगे, कॉर्डेटा कहेंगे, ठीक है। यानी कि पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, ये सब के पास क्या होते हैं, नोटोकॉर्ड नहीं होते हैं। और नोटोकॉर्ड नहीं होते हैं तो बताओ वो वर्टिब्रल कॉलम बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन कॉर्डेट कहेंगे। यहाँ से यहाँ तक तुम्हारे नॉन कॉर्डेट है। उसके बाद हेमी कॉर्डेट जो है, अब वो भी कॉर्डेटा के अंदर काउंट किया जाता है। तो चाहे तुम कॉर्डेटा बोलो, तो कॉर्डेटा जो होंगे उसके पास नोटोकॉर्ड होगा, नोटोकॉर्ड होगा तो उसको हम कॉर्डेटा बोलते हैं। क्लियर है। तो ये तुम्हारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन थे जो कि यहीं पे समाप्त होता है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद अब हम लोग इसमें पहला फाइलम जो शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे हमारा पॉरीफेरा। तो याद रहे तुम्हें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एकदम तैयार कर जाओ, एग्जाम्पल तैयार कर जाओ, 2-3 बार प्रैक्टिस कर जाओ, उसके बाद हम पॉरीफेरा की तरफ चलेंगे। तो चीज़ें तुम्हें फाइलम की जब हम फाइलम की तरफ मूव करेंगे तो चीज़ें अब अच्छे समझ में आएंगी। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।